हेलो गाइस, मैं महेंद्र प्रताप। वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज वाईसीटी यूट्यूब चैनल की तरफ से, यूथ कंपटीशन टाइम्स चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को, सभी विद्यार्थियों को 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त 2022 की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश स्वतंत्रता दिवस के 75 साल आज पूरे कर चुका है। 75 साल हो चुके हैं जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। आज हम 15 अगस्त 2022 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 75 साल का सफ़र हमने पूरा किया। उसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस आज़ादी को पाने के लिए दोस्तों बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक बड़े साम्राज्य को, एक बड़े शासन व्यवस्था को हटाना और इतने बड़े विस्तार में फैला हुआ हो तो वो बहुत आसान काम नहीं होता है। देखने में लगता है कि हाँ आसान काम है, लेकिन इसका एक समूचा इतिहास है जो कि पूरा आधुनिक भारत, हमारा पूरा का पूरा आधुनिक भारत ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही इसको समझा जाता है। अगर देखा जाए ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजों ने व्यापारिक की भूमिका में रहे, वाणिज्यवाद की भूमिका में रहे, जिसको हम मर्केंटिलिज्म से बोलते हैं। ये मर्केंटिलिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 जिस तरीके से बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां, बहुत से सारे यूरोपीय व्यापारिक वर्ग भारतीय क्षेत्र में आकर के व्यापार कर रहे थे, और इसी सिलसिले में जब अंग्रेज भारतीय परिक्षेत्र में आए और अपने व्यापारिक गतिविधियों को चालू किया तो राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1600 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का लगभग 150 साल, 157 वर्ष तक का यह व्यापारिक वर्ग की भूमिका में रहे, व्यापार की भूमिका में रहे, व्यापार करते रहे। लेकिन जब 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने जीत लिया, तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व अर्थात दीवानी प्राप्त हो गई। कर या भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी उनको प्राप्त हो गई, और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद वे प्रत्यक्ष रूप से भारत पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भी अदर पार्ट पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया, और राजनीतिक हस्तक्षेप वहीं से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। 1772 ईस्वी में देखा गया कि पहले बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति होती है, और फिर 1773 में उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रशासनिक ढांचा और मजबूत करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके बाद हर 10 वर्षों पर, 20 वर्षों पर तमाम प्रकार के नए नए कानूनी प्रावधान किए जाते रहे। लेकिन देखा गया कि 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी तक का 100 साल तक का इतिहास, 1757 से लेकर के 1857 तक 100 साल का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय क्षेत्र में आई थी व्यापार करने के लिए, वह 100 साल तक भारतीय क्षेत्रों में, भारत पर जगह जगह पर जो क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते, अधिकार स्थापित कर लेते, अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर देते। इस तरीके से 100 साल तक अंग्रेजों ने 1757 से लेकर के 1857 तक व्यापार की भूमिका में साथ साथ और अपनी कंपनी का शासन भी यहाँ पर चलाते रहे। लेकिन 1857 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम बोलते हैं 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कमजोर हो गई, और उसी समय इतना ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस हुआ, विघ्न डाला गया, कमजोरी देखी गई। ब्रिटिश क्राउन ने उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके भारतीय शासन प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। तब से लेकर के 1757 अर्थात 1757 क्या 1758 से कानूनी रूप से देखा जाए तो 1858 से लेकर के 1947 तक, 90 वर्षों तक, 1857 से लेकर के 1947 तक 90 वर्षों तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन हम लोग रहे। भारतीय क्षेत्र पूरा का पूरा 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और 90 साल तक 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1857 से 1947 90 वर्षों तक ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहे, अर्थात ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट नियंत्रण क्षेत्र में हम लोग रहे।
इस सब के बावजूद भी 1757 के विद्रोह के बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। भारत में कई आंदोलन होने लगते हैं, ग्रामीण आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, सैनिक आंदोलन, अन्य प्रकार के राजनीतिक आंदोलन, तमाम प्रकार के आंदोलन चलते रहे। सामाजिक क्षेत्र को लेकर के, आर्थिक क्षेत्र को लेकर के, धार्मिक क्षेत्र को लेकर के, प्रशासनिक क्षेत्र को लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के विभिन्न वर्गों के लोग आंदोलन करते रहे और आंदोलन करते करते इस तरीके से आ गए। 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से सभी क्रांतिकारियों को एक मंच मिला और फिर आगे आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ करके तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए, जिसमें उदारवाद भी देखा गया, उग्रवाद भी देखा गया, क्रांतिकारी गतिविधियां भी देखी गई और उसमें कुछ अनुदारवाद भी थे, जो ज्यादा उदारवाद थे। एक और अलग से वर्ग देखा जाता है गांधी युग, जो 1920 से लेकर के 1947 तक देखा जाता है। गांधी के द्वारा भी अगर देखा जाए तो 1915 में जब गांधी जी भारत आते हैं और 1917 से आंदोलन शुरू करते हैं, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद देखा जाए तो गांधी जी चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये गतिविधियां आगे बढ़ती रहती है। वो फिर 1929-30 में फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। 30, 31, 32 में गोल में सम्मेलन बुलाया जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम देखा गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। गांधी जी ने आह्वान किया कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई का नारा भी दिया गया, करो या मरो का नारा भी दिया गया। यह आंदोलन समूचे भारत में फैल गया। अंग्रेजी सरकार इससे घबरा गई और देख लिया कि अब हमारा रहना, अब हमारे शासन व्यवस्था को यहाँ पर बनाए रखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज़ादी किसी एक कारण से नहीं मिली कि हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों से डर गए। इसके लिए कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कई प्रकार के कारण इसमें विद्यमान हैं। अगर हम डीप में पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि आजादी की लड़ाई के लिए कई ऐसे पक्ष, कई ऐसे पहलू जिम्मेदार थे जो कि हमें आजादी को प्राप्त करने में सहयोग दिए हैं। उस सभी को अगर देखा जाए, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। हम YouTube चैनल की तरफ से, YCT ग्रुप की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें कई बुक्स पब्लिश होती हैं, GS की बुक्स, GS पर स्पेशल तमाम प्रकार की बुक्स आती हैं और आपको ऑनलाइन वीडियोज भी दिए जाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी टीम है। इस तरीके से और देखा जाए तो मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूं तो आज़ादी की लड़ाई को लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ लोगों को एक ग्रुप, एक मंत्रिमंडल बना करके भेजा था कि जाइए आप लोग भारतीय लोगों को संविधान बनाने में मदद करिए। लेकिन भारतीय राजनेताओं ने, भारतीय आंदोलनकारियों ने मना कर दिया और बायकॉट किया, बहिष्कार किया। इस तरीके से ये आंदोलन, ये कैबिनेट मिशन वापस चला गया, फेल हो गया, भारत में सफल नहीं हो सका और भारतीय लोगों ने एक संविधान सभा बनाई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। शुरू में इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद संविधान सभा अपने संवैधानिक गतिविधियों में आगे बढ़ती रही। अंततः 15 अगस्त 1945 को हमारा देश आजाद हुआ। इसके थोड़ा सा पहले अगर देखा जाए तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की क्या भूमिका थी। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन मार्च-अप्रैल 1947 में भारत आगमन होता है। उन्होंने जब आकर के देखा कि भारत की स्थिति ठीक नहीं है, इस तरीके से भारत को जल्द ही जल्द आज़ाद कर देना, यानी इनको आज़ादी दे देना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा उचित है और ब्रिटिश हित में भी है। उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। सबसे पहले उन्होंने कई सर्वदलीय बैठक बुलाई, कई दलों से बात किया, पक्ष विपक्ष से बात किया, जिसमें कि 2 पक्ष उसमें महत्वपूर्ण थे। एक भारतीय पक्ष में देखा गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और दूसरा पाकिस्तान की मांग करने वाली एक पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की अगुवाई उसमें जिन्ना कर रहे थे। इन सर्वदलीय और भी अन्य सर्वदलीय बैठकों में यह निश्चित नहीं किया जा सका कि भारत को आज़ादी किसको दी जाए। भारत की जो आज़ादी, ब्रिटिश शासन जो खत्म किया जाएगा तो इस पर शासन कौन करेगा। लेकिन माउंटबेटन प्लान पूछता है, कभी कभी एग्जाम्स में आता है कि माउंटबेटन प्लान का संबंध किससे है, तो माउंटबेटन प्लान का संबंध भारत की आज़ादी
की रूपरेखा तय की गई थी, भारत के विभाजन की रूपरेखा तय की गई थी, भारत के स्वतंत्रता के समय जो समस्याएं थी उस पर विचार किया गया था। ये सारी बातें माउंटबेटन प्लान में रखी गई हैं। तो माउंटबेटन प्लान जो कि 3 जून 1947 को बनाया गया था और ये जाकर के 1900 जुलाई में पास हुआ और 15 अगस्त को भारतीय नेताओं ने निश्चित किया कि 15 अगस्त को यह हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त इसके पहले और भी एक घटना घटी थी। 15 अगस्त को सबसे पहली बार 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन के बाद सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था, इसलिए 15 अगस्त को एक शुभ दिन बताया गया। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार बताते हैं कि इसमें कुछ पेच है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, भारत को आज़ाद कर दिया गया, अर्थात भारतीय क्षेत्र से ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश शासन का समापन हो गया। और 14 अगस्त, एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक अलग अधिराज्य, एक अलग राज्य, एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया। यह माउंटबेटन प्लान भारत को 2 टुकड़े कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान की मांग करने वाली जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो पाकिस्तान एक अलग राज्य बनाने के लिए अड़ी हुई थी और राष्ट्रीय आंदोलन में बार बार डिस्टर्बेंस कर रही थी। और दूसरी तरफ भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें अन्य पार्टियां, अन्य दल, अन्य क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां भी होती रही। तो मैं अंतिम रूप से ये आज देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से जो हमारा सफर शुरू हुआ था, आज 15 अगस्त 2022 अर्थात 75 साल हमने पूरे कर लिए, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक बहुत बड़ा सफर होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए। हमारा भारतीय गणराज्य, भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान अछूते बनाए रखते हुए, देश को अखंड बनाए रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक विकसित अवस्था से विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात हमें जिस कमजोर स्थिति में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा हुआ था, तमाम प्रकार की समस्याएं थी, सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, क्योंकि अंग्रेजों ने शासन तो किया 100 साल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 साल ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया, लेकिन भारतीयों का दोहन के अलावा इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जिसको कि हम एक साइंटिफिक विकास के रास्ते पर चल सके। आज़ादी के बाद ही यह ज़्यादा संभव हो सका और फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं अंततः 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में YCT चैनल की तरफ से देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन महान क्रांतिकारियों को, उन महान राजनेताओं को सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, अपना तन मन धन लगा दिया, चाहे देश के अंदर रह करके, चाहे देश के बाहर रह करके, इन सारी गतिविधियों का संबंध आज़ादी की लड़ाई से अवश्य है। इस तरीके से हम सबका सम्मान करते हुए, देश को अछूते बनाए रखते हुए, अखंडता को बरकरार रखते हुए, हम इस देश में सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की कामना करता हूं। देश की 75वीं वर्षगांठ पर पुनः आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।